ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम कितनी बार डिस्कस हमने किया? ऑडिटेड एसएससी, नॉन ऑडिटेड एसएससी, 31 जुलाई एंड 30 सितंबर। अब एक और डेट और सीखोगे, दैट इज 30 नवंबर। बट शायद ये तुम्हारे कोर्स में भी ना हो, बट स्टिल 92E तुम्हारे कोर्स में नहीं। बट सर 30 सितंबर किसके लिए? एवरी कंपनी or other person whose accounts are required to be audited, a working partner of a firm whose accounts are required to be audited. That means अब अपना बात करने वाले अपने ड्यू डेट। कि सर ड्यू डेट किसके लिए है? हमने कहा कि सर ड्यू डेट जनरली 3 है। एक है 30 सितंबर। कौन कौन फाइल करेगा? तो सारे कंपनी का 30 सितंबर, ज्यादा टाइम दिया है। और कौन फाइल करेगा? सर ऑडिटेड एसएससी, जिनका ऑडिट होना है, टाइम लगेगा, तो ऑडिटेड एसएससी। और कौन करेगा? सर वर्किंग पार्टनर ऑफ अ ऑडिटेड फर्म। क्यों सर? क्योंकि सर जब तक ऑडिटेड फर्म नहीं फाइल करेगा तब तक इसका कैसे पता लगेगा क्या फाइनल इनकम हुआ या सैलरी मिला? ठीक है। नेक्स्ट 31 जुलाई ऑफ द असेसमेंट ईयर इन केस ऑफ एनी अदर एसेट। तो अपने एक और दे देते हैं 31 जुलाई। जो बच गए वो अदर्स कैटेगरी, दैट मीन्स अदर देन कंपनी, अदर देन ऑडिटेड एसएससी, नॉन ऑडिटेड एसएससी। नहीं, जो सर यहां कवर नहीं थे उसका नेगेटिव पॉइंट, अदर देन कंपनी, अदर देन ऑडिटेड एसएससी, अदर देन वर्किंग पार्टनर ऑफ ऑडिटेड फर्म। फिर मैंने कहा एक और डेट है सर, एक और डेट है 30 नवंबर, जो तुम्हारा एप्लीकेबल नहीं है। सेक्शन 92 इज नॉट एप्लीकेबल, बट स्टिल एग्जाम में आया ड्यू डेट तो लिख देना 30 नवंबर। सर रिक्वायर्ड टू फर्निश रिपोर्ट अंडर सेक्शन 92E फॉर whom the due date is 30th November of the assessment। तो 92E एक्चुअली है क्या? 92E एक्चुअली है फॉर इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन एंड ट्रांसफर प्राइसिंग। एक चैप्टर आएगा ट्रांसफर प्राइसिंग। तुमने अपने ही इंटरमीडिएट कंपनी को ट्रांसफर किया और उसमें ज्यादा प्रॉफिट अर्न किया, तो उस टाइप के एसएससी को और टाइम दिया गया, ज्यादा टाइम भी लगेगा वहां। तो तुम बोलोगे सर एसएससी टू whom a report to be filed under section 92E। SSC requires to file report under section required to file a report under section 92E। तो 3 डेट हो गया सर, ऑडिटेड, नॉन ऑडिटेड एंड 92E, इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन एंड ट्रांसफर प्राइसिंग, रिक्वायर्ड टू फाइल अ रिपोर्ट अंडर सेक्शन 92। ठीक है, सुनो इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन भी, बहुत बार आया ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अब आ जाओ सर, मैंने कहा 234 ए बी सी में बाद में कवर करूंगा, बट स्टिल 234 ए कवर कर लेते हैं। देखो 234 ए भी है और एक 234 एफ है, फीस फॉर डिफॉल्ट इन फर्निशिंग रिटर्न ऑफ इनकम, और एक है सर इंटरेस्ट फॉर डिफॉल्ट इन फर्निशिंग रिटर्न ऑफ इनकम। में सर ये तो एक अमाउंट है जो पेमेंट करना है और ये इंटरेस्ट है जो पेमेंट करना है। बस समझ रहे हो, इंटरेस्ट किस पे आता है? आउटस्टैंडिंग अमाउंट पे। और पेनल्टी, ये है पेनल्टी, ऐसा समझ। फिर उन्होंने पेनल्टी नहीं कहा, उन्होंने कहा फीस का, फी।
पेनल्टी में भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल, इसलिए उन्होंने फी किया वर्ड यूज। ये बहुत स्मार्ट हो गए। अब 234 ए क्या है? हमने कहा 234 ए बी सी 3 सेक्शन हम पढ़ेंगे, बट ए यही कवर कर देते हैं, फाइलिंग ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम। 234 सी इज फॉर एडवांस टैक्स, 234 बी फॉर 100% आफ्टर एडवांस टैक्स का बात हम करते हैं, और 234 ए फाइलिंग ऑफ रिटर्न। उल्टा जा रहा है एक्चुअली, पहले आएगा एडवांस टैक्स, फिर कंप्लीट होगा तब 100% आएगा 234 बी, देन 234 सी आएगा फाइलिंग ऑफ रिटर्न। बट फाइलिंग ऑफ रिटर्न डेट वाइज अगर हम देखें तो पहले है, फाइलिंग ऑफ रिटर्न बाद में, बट सेक्शन पहले। 234 सी जो एडवांस टैक्स के लिए है वो सेक्शन बाद में है, बट प्रोविजन पहले। बट हम बात करें फाइलिंग ऑफ रिटर्न में 234 ए का क्या होगा? Interest under section 234 is payable where an assessee furnishes the return of income after the due date or does not furnish the return of income। तो जिसने 30th सितंबर, 31st जुलाई या 30th नवंबर में जो ड्यू डेट था रिटर्न फाइल नहीं किया, उसके बाद फाइल किया या फाइल ही नहीं किया कभी, तो उसे इंटरेस्ट देना पड़ेगा। कितना परसेंट? 1% पर मंथ और पार्ट ऑफ दी मंथ। दैट मीन्स तुमने 31 जुलाई की जगह 1 अगस्त को फाइल किया तो 1% इंटरेस्ट लग जाएगा, एक महीना। तुमने 31 जुलाई की जगह 1 सितंबर को फाइल किया तो 2 महीना का लग जाएगा, और पार्ट ऑफ द मंथ एक दिन भी एक्स्ट्रा हो गया तो पूरा पूरा लगेगा। क्लियर है ये बात? तो किसके ऊपर? Now assessee shall be liable to pay simple interest at the rate of 1% per month or part of the month for the period commencing from the date immediately following the due date and ending on the following dates. When the return is furnished after due date, the date of furnishing the return. तुमने एक को फाइल किया ना, तुम्हारा एक दिन का डिले हुआ देखा जाए, बट 1 day delay is equals to 1 day. And when the no return is furnished, the date of completion of assessment. That means तुमने तो फाइल नहीं किया, but assessing officer ने based on your information which has been gathered by the assessing officer, उसने तुम्हारा असेसमेंट कर दिया कि ये तुम्हारा टैक्स लायबिलिटी है। तो सर इंटरेस्ट देना किस पे है? ऑन टैक्स के ऊपर। बट सर अगर हमने टैक्स दे दिया और रिटर्न फाइल नहीं किया तब क्या ये इंटरेस्ट आएगा? नहीं आएगा। रिलेटिव बोले कब आएगा? जब सर हमने रिटर्न फाइल नहीं किया। किस पे आएगा? तो टैक्स जो हमने नहीं पेमेंट किया। बट अगर हम टैक्स पेमेंट कर दे, एडवांस टैक्स दे दे, टीडीएस कट गया, सर टैक्स गया हुआ बट रिटर्न नहीं फाइल किया, तब क्या 234A आएगा? 234A नहीं आएगा। क्लियर है? The 234A is 1% on outstanding tax if return is not filed per month or part of the month of the delay. बस अब बात। 234F आ जाओ। फीस फॉर डिफॉल्ट इन फर्निशिंग रिटर्न ऑफ इनकम। अब ऊपर वाले सेक्शन में अगर तुमने टैक्स पेमेंट कर दिया और रिटर्न फाइल नहीं किया तो कोई पेनल्टी नहीं देखा जाए। अब ये सेक्शन नया इंट्रोड्यूस हुआ लास्ट ईयर, और मैं लास्ट टाइम भी कहा था कि इतने एग्जाम में आएगा ये वाला, और आया भी था 234। तो अभी भी आ सकता है, तुम लोग का भी आ सकता है दोबारा। इस समरी के सारे प्रोविजन इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। देखो तो इसमें 3 स्लैब है पेनल्टी का, एक है 5000, एक है 10,000 और तीसरा है 1000। जब में तुमने अगर रिटर्न फाइल नहीं किया एंड यू आर लायबल टू फाइल रिटर्न कंपल्सरली, तभी तो पेनल्टी ना। मेरा तुम लोग फाइल किए क्या? यू आर नॉट लायबल टू फाइल रिटर्न, तो क्या पेनल्टी लगेगा? क्या नहीं लगेगा। बट मैं लायबल हूं फाइल रिटर्न करने के लिए, मैंने नहीं किया तब पेनल्टी लगेगा। जब रिटर्न जो फाइल करता था वो बेचारा, उसका टैक्स लायबिलिटी नहीं है, अब उसको भी फाइल करना पड़ेगा। नहीं तो 234A क्या बोलता था?
तो चलेगा, और जिसका टैक्स नहीं है वो रिटर्न भी फाइल नहीं किया और टैक्स भी पेमेंट नहीं किया, कोई पेनल्टी लगेगा? नहीं लगेगा ना, टैक्स तो कुछ नहीं और रिटर्न भी फाइल नहीं किया। बट रिटर्न फाइल करना था कब सर? कब करना था रिटर्न फाइल और कब लायबल होगा? हाँ, अभी भी पढ़ा है और अभी भी भूल गया, अभी भी पढ़ा है अभी भी भूल गया। हाँ हाँ, वो क्या है तो? भूल गए। ठीक ठीक ठीक। The company, firm, audited SSE, then no, a person having a GTI more than basic exemption limit. सुनो, देखो तीन कैटेगरी है, एक है 5000, दूसरा है 10,000 और तीसरा है 1,000. So where a person who is required to furnish a return of income under section 139 fails to do so within the prescribed time limit under section 139(1), he shall pay by way of fee. Now 139 और 139(1) भी समझ लो सर। 139 अपना फाइलिंग ऑफ रिटर्न के बारे में बोलता है और 139(1) एक्चुअली ड्यू डेट है, देखा जाए ये 139 है और ये 139(1) ऐसा समझो। बट में सर जिसको फाइल करना था वो फाइल टाइम पे नहीं किया, क्या उसको टैक्स देना था? और अगर टैक्स देना था तब भी फाइल नहीं किया तो उसको 1% लगेगा 234A में, और साथ में पेनल्टी लगेगा 5,000 which is called fee if the return is furnished on or before the 31st December. That means 31st जुलाई को नहीं किया, 30th सितंबर को भी नहीं किया, 30th नवंबर को भी नहीं किया, मतलब जिसका जो डेट, और फाइल किया कब? 31st दिसंबर से पहले, तो लगेगा ना 5,000 रुपया। कौन बोला नहीं लगेगा? 5,000 लगेगा। और सर 31st दिसंबर के बाद फाइल किया तो फिर 10,000 लगेगा। तो टैक्स लायबिलिटी नहीं और पेनल्टी 10,000। तो इसीलिए अनकॉन्स्टिट्यूशनल, इसलिए मैं बोला कि पेनल्टी कैन नॉट बी मोर देन योर टैक्स लायबिलिटी, इसलिए उन्होंने कहा फीस नॉट पेनल्टी। फीस फॉर नॉन फाइलिंग ऑफ रिटर्न कितना? 5,000 31st दिसंबर से पहले, 31st दिसंबर के बाद 10,000। बहुत नाइंसाफी है। आप बोले सर टैक्स नहीं और 10,000 देना, टैक्स 500 रुपया और मैं 10,000 पेनल्टी दूं, फी दूं, इसलिए गवर्नमेंट ने एक और कहा, बोला हाउ एवर द टोटल इनकम ऑफ द पर्सन डज नॉट एक्सीड रुपीज 5 लाख, द फी पेबल शैल नॉट एक्सीड रुपीज 1,000। दोनों केस में क्या ना, तुम ये सोचो कि सर पहले अपने चेक कर लेंगे इनकम, इनकम क्या 5 लाख है? हाँ सर 5 लाख है, तो मैक्सिमम पेनल्टी उसको देना है 1,000 ना सर, मोर देन 5,000। तो फिर बिफोर 31st दिसंबर एंड आफ्टर, दो चार्ट जैसे बनाते थे ना अपने, जैसे अपने पहले पूछ लेंगे क्या इनकम इज मोर देन 5 लाख, आंसर क्या हो सकता है सर? यस और नो। तो अगर नो हुआ, it does not exceed more than 5 lakh and the SSE does not file the return on time, मैं एक और इसमें डाल सकता था कि whether he has filed the return on time, yes अगर होता तो नो फी, और नो होता तो फीस आएगा।
करेक्ट है ना? हम तो यहाँ बात कर रहे थे उसने फाइल ही नहीं किया। हम क्योंकि बात कर रहे हैं फीस कितना लगने वाला है 234F में, व्हेन ही हैज नॉट फाइल्ड द रिटर्न। हम पहले ही बोलते थे ही हैज नॉट फाइल्ड द रिटर्न। तो इफ नो है तो उसका फीस कितना होगा सर? उसका फी होगा 1000। फीस इज मैक्सिमम है ना, मैक्सिमम, मैक्सिमम इज 1000। और अगर सर यस हो जाए तो फिर अपने पूछेंगे क्वेश्चन, डेट ऑफ फाइलिंग, डेट ऑफ फाइलिंग, क्वेश्चन मार्क, डेट ऑफ फाइलिंग, लाइक 5 लाख का क्वेश्चन मार्क, डेट ऑफ फाइलिंग क्या हो सकता है? बिफोर, बिफोर 31st December, on or before 31st December, on or before 31st December, on or before 31st December। हाँ यस हुआ तो फी होगा 5000, नहीं 5000 ये तो फिक्स्ड है, ये फिक्स्ड है। और नो हुआ तो सर 10,000 हो गया पूरा, अप टू 1000 ये टोटल 10,000, ये 5,000, यहाँ वर्ड टू वर्ड कर दोगे मैक्सिमम 1000 और यू कैन से अप टू 1। तो सर 3 चीज देखना है, डेट, इनकम, 5 लाख के ऊपर नहीं गया तो सीधा 1000 तक, और 5 लाख के ऊपर चला गया फिर डेट चेक करेंगे 31 दिसंबर तक 5000, 31 दिसंबर के बाद 10,000 पेनल्टी विच इज कॉल्ड फी। अब आ जाओ सर कुछ रिटर्न्स के बारे में। एक तो सर हमने रिटर्न फाइल किया, उल्टा जाएंगे हम, 139.5 हमने रिटर्न फाइल किया बट हम उसको रिवाइज करना चाहते हैं, दैट्स कॉल्ड रिवाइज रिटर्न। फाइल कर दिया बट रिवाइज करना चाहते हैं। If any omission or any wrong statement is discovered in a return furnished under section 139(1) or a belated return 139(4), a revised return may be furnished by the SSC at any time before the end of relevant assessment year or completion of assessment, whichever is earlier. Thus, belated return can also be revised. सर हम रिटर्न कब फाइल करने वाले हैं? 18-19 का, 18-19 का प्रीवियस ईयर का रिटर्न हम कब फाइल करने वाले हैं? हम फाइल करने वाले हैं 18-19 का रिटर्न फाइल होगा 19-20 असेसमेंट ईयर में, दैट इज 139(1) के अंदर। और वो क्या है? कंपल्सरी, दैट इज ड्यू डेट। यहां नहीं किया तो कब तक सर हम रिटर्न फाइल कर सकते हैं, ये भी समझना पड़ेगा। कब तक हम फाइल कर सकते हैं? तो सर एक काम करो, बिलेटेड रिटर्न भी पढ़ लो। A return of income for any previous year which has not been furnished within time 139(1) may be furnished at any time before the end of relevant assessment year or assessment whichever is earlier। और टाइमिंग तुम assessment year समझो। तो सर हमारे पास टाइम है यहां तक, और तुम बोलो सर ये तो टाइम था ही हमारे पास, अब जो एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा यहां तक,
मतलब 89 का रिटर्न मैं 31 मार्च 2020 तक फाइल कर सकता हूं, विच इज कॉल्ड बिलेटेड। बिलेटेड बर्थडे विश करते हैं ना, उसी टाइप डेट के बाद। कब बर्थ डेट है? जुलाई सितंबर एंड नवंबर। और ये फाइल कब करने वाला है? इसके बाद। और कब तक कर सकता है वो? 31 मार्च 2020 तक कर सकता है। दैट इज कॉल्ड बिलेटेड। बट सर जिसने फाइल किया वो एक बार और फाइल करना चाहता, उसको बोलेंगे रिवाइज। फिर उसका भी टाइम वही है, बिलेटेड लेट से, और रिवाइज फिर से। और फिर से किया तो नया वाला रिटर्न इज द फाइनल रिटर्न, पुराना भूल जाओ क्या किया। दैट इज व्हाट, यहां से यहां असेसमेंट लिया, दैट इज डिफरेंट इश्यू। एंड ऑफ रिलेवेंट असेसमेंट ये रही है, असेसमेंट असेसिंग ऑफिसर कर दे, तुमने यहां नहीं किया, असेसिंग ऑफिसर तुम्हारा असेसमेंट यहीं कर दे, तो तुम्हारे पास अब टाइम है नहीं ना। अब तुम तो रिवाइज कर ही नहीं सकते, तुम रिवाइज कब कर सकते थे? असेसिंग ऑफिसर ने तुम्हारा असेसमेंट नहीं किया और तुमने भी नहीं किया, तो तुम कब तक कर सकते थे? 31 मार्च तक। बट तुम भी बैठे हुए हो और असेसिंग ऑफिसर ने कर दिया, अब तुम कुछ कर सकते हो क्या? अब तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम फाइट कर सकते हो कि नहीं आपने ठीक नहीं किया। तुम अपने तरफ से रिवाइज रिटर्न नहीं कर सकते, तुम उनका रिटर्न को चेंज नहीं कर सकते, बट अपना रिटर्न को चेंज कर सकते। और अपना रिटर्न नहीं फाइल किया तो अपना रिटर्न फाइल करके लेट से पेनल्टी दे के, लेट हुआ तो पेनल्टी लगेगा, उसको तुम रिवाइज कर सकते हो। तो बिलेटेड रिवाइज, समझ में आया? तो कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट कौन करेगा? हम तो रिटर्न ही नहीं फाइल किया तो असेसमेंट कौन करेगा? असेसिंग ऑफिसर। उसने देखा तुम्हारा ये इनकम है, बैंक में ये ट्रांजेक्शन हुए, उसने डीम्ड इनकम बोल के तुम्हारा एक कंपटीशन करके भेज दिया। और ऐसा रिटर्न ऑफ लॉस जो बहुत बार डिस्कस हुआ कि सर अगर अपने को सेट ऑफ और कैरी फॉरवर्ड करना है तो अपने को रिटर्न ऑफ लॉस फाइल करना है, नहीं तो क्लेम नहीं मिलेगा। बट कुछ एक्सेप्शन भी है। So any assessee can carry forward or set off his or its losses provided he or it has filed his or its return, मतलब कंपनी के केस में, under section 139(3), that is return of loss, within the due date specified under section 139(1). That means 139(1) जुलाई, सितंबर, नवंबर से पहले अगर तुमने लॉस का रिटर्न नहीं किया तो फिर लॉस भूल जाओ। बट कौन कौन से लॉस तुम याद रख सकते हो? लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी याद रख लो, लेट फाइल करने से भी चलेगा एंड बेनिफिट मिलेगा। अनअब्जॉर्व्ड डेप्रिसिएशन चलेगा, बट सर कैपिटल लॉस नहीं चलेगा, अदर सोर्सेज लॉस नहीं चलेगा, पीजीपी लॉस नहीं चलेगा। अनअब्जॉर्व्ड डेप्रिसिएशन, साइंटिफिक रिसर्च और फैमिली प्लानिंग वाला होना तो चाहिए, वो सब भी सेम ही ट्रीटमेंट है ना, वो तो सब जगह लिखा है कि ट्रीटेड एज अनअब्जॉर्व्ड डेप्रिसिएशन, मतलब सेक्शन में लिखा है ट्रीटेड एज अनअब्जॉर्व्ड, मतलब होगा उनका भी होगा। ठीक है सर, ये भी खत्म, ये भी खत्म, ये भी खत्म। परमानेंट अकाउंट नंबर, आधार नंबर, सेल्फ असेसमेंट। आधार नंबर नहीं दिया है? दिया। अब तो और भी चाहिए, अब तो आधार नंबर इज टू पैन नंबर। इनका पैन नंबर नहीं है, वो आधार नंबर से भी रिटर्न फाइल कर सकते। इनका पैन नंबर नहीं है, वो आधार नंबर से भी रिटर्न फाइल कर सकते।
ना परमानेंट अकाउंट नंबर, सर अपने को रिटर्न फाइल करने के लिए पैन चाहिए, रजिस्ट्रेशन विद द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, एक स्पेसिफाइड नंबर वो देंगे कैंडिडेट का, एंड मैंडेटरी इन ऑल डॉक्यूमेंट पर्टेनिंग टू द फॉलोइंग प्रिस्क्राइब्ड ट्रांजैक्शन। बहुत सारे हैं, यहाँ तो सिर्फ ABC लिखा हुआ है, सिर्फ बहुत सारे हैं। तुम्हारा जो देखो मेन जगह पे होगा, कहाँ का तुम्हें परमानेंट अकाउंट नंबर कोड करना है, रिटर्न में कोड करना है, चालान में कोड करना है, और एनी डॉक्यूमेंट विद CBDT, फिर तुम एनी सेल ऑफ परचेज ऑफ मोटर व्हीकल, पेमेंट इन कैश ऑफ एन अमाउंट एक्सीडिंग 50,000 टू अ होटल अगेंस्ट अ बिल और बिल्स एट एनी वन टाइम एक्सेट्रा, ऐसे बहुत सारे होंगे। हाँ, सिर्फ ABC है, अंदर में भी हाँ हाँ हाँ, C के अंदर है ना बहुत सारे पॉइंट, हाँ वही 18 पॉइंट, बिल्कुल। ठीक है ना, मेन पर्सन ऑफ द बिजनेस, उनको भी परमानेंट अकाउंट नंबर कंपल्सरी चाहिए। ठीक है, अब तो मैंने कहा पैन नंबर नहीं होने से भी आधार नंबर इज एप्लीकेबल। नाउ ये सारे पॉइंट, सर परचेस ऑफ मोटर व्हीकल पैन चाहिए तुम्हें, एक अकाउंट ओपन करोगे बैंक में पैन चाहिए, क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड पैन नंबर चाहिए, डीमेट अकाउंट शेयर मार्केट के लिए पैन नंबर चाहिए, रेस्टोरेंट में खाया, होटल बिल दिया, 50,000 के ऊपर हो गया, पैन नंबर चाहिए, ट्रैवलिंग किया फॉरेन कंपनी, पैन नंबर चाहिए, 50,000 के ऊपर हो गया, म्यूचुअल फंड परचेज किया 50,000 के ऊपर, पैन नंबर चाहिए, डिवेंचर बॉन्ड खरीदा 50,000 के ऊपर, पैन नंबर चाहिए, RBI का बॉन्ड खरीदा 50,000 के ऊपर, पैन नंबर चाहिए, डिपॉजिट्स किया विद द कंपनी exceeding rupees 50,000 during one day or aggregating more than 2,50,000 during a period of 9 November 2016 30th, ये डिमोनेटाइजेशन के समय, और इसको तुमने पूरा वहां डाल दिया अभी 2,50,000 जो तुमने बोला फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, उनको पैन नंबर कंपलसरी, वो बाद में हो पहले हो सब जगह। बैंक ड्राफ्ट एक्सीडिंग 50,000, टाइम डिपॉजिट FD मोर देन 50,000 इन एग्रीगेट मोर देन 5 लाख ड्यूरिंग ए फाइनेंशियल ईयर चाहिए। जैसे बहुत सारे केसेस से पैन नंबर चाहिए, ये तुम लोग सारा पढ़ लोगे, कहीं कहीं 1 लाख भी है, सेल और परचेज ऑफ सिक्योरिटीज 1 लाख है, शेयर्स ऑफ अ कंपनी नॉट लिस्टेड मतलब अनलिस्टेड शेयर्स हम लोग आउटसाइड स्टॉक एक्सचेंज ट्रेड करें मोर देन 1 लाख, पैन नंबर चाहिए। इमूवेबल प्रॉपर्टी तुमने परचेज किया 10 लाख और अबव, पैन नंबर चाहिए। और अदर देन गुड्स जो स्पेसिफाइड है 1 to 17, और कोई गुड्स तुमने परचेज किया सर्विस किया मोर देन 2 लाख का, तो भी पैन नंबर, कोटिंग है पैन नंबर, याद हो जाएगा, एक बार पढ़ने से तो याद होगा। बैंक का ट्रांजेक्शन, कार परचेज का, तुम्हारा शेयर्स परचेज का ट्रांजेक्शन, DD का ट्रांजेक्शन, FD का ट्रांजेक्शन, कौन सा, रेस्टोरेंट होटल का ट्रांजेक्शन, लैंड परचेज का ट्रांजेक्शन, म्यूचुअल फंड का ट्रांजेक्शन, याद हो जाएगा, डोंट वरी। ठीक, फिर सर कोटिंग ऑफ आधार नंबर, अभी उन्होंने कहा था कि सर आधार नंबर और पैन नंबर कंपल्सरी, जिसका पैन है उसको आधार कोड करना पड़ेगा। अब इन्होंने कहा कि अब आधार नंबर ही कंपल्सरी, सबको आधार नंबर देना है, जिसका पैन नंबर नहीं है उनको भी देना है। तो तुम्हारे ही है टू बी कोटेड बाय एवरी पर्सन ऑन और बिफोर 1/7/2017 द एप्लीकेशन फॉर अलॉटमेंट ऑफ पैन एंड इन रिटर्न ऑफ इनकम। इफ अ पर्सन डज नॉट हैव आधार नंबर द एनरोलमेंट ID ऑफ आधार एप्लीकेशन फॉर्म इशूड टू हिम, मतलब आधार से पहले एक एप्लीकेशन ID होता है, आधार नंबर इज टू बी इंटीमेटेड टू प्रिस्क्राइब अथॉरिटी ऑन और बिफोर द डेट नोटिफाइड बाय द सेंटर। तो आधार नंबर भी उनको इंटीमेट करना है। नाउ आज सेल्फ असेसमेंट, लास्ट वाला हमारा इस रिटर्न का प्रोविजन। सेल्फ असेसमेंट का मतलब ये है तो जो तुमने असेस करके टैक्स पेमेंट किया, एक तो असेसिंग ऑफिसर कंप्यूट करे और टैक्स पेमेंट करे, तुमने खुद कंप्यूट किया और पेमेंट किया, दैट इज व्हाट सेल्फ असेस्ड टैक्स। So where any tax is payable on the basis of any return required to be furnished under section 139 after taking into account the amount of tax already paid, तुमने एडवांस टैक्स पेमेंट किया, TDS कट गया,
टैक्स डिडक्टेड और कलेक्टेड एट सोर्स, इनको कंसीडर कर लिया। सेल्फ असेसमेंट टैक्स में ना एक दो नए एडिशन हुआ है, जैसे अभी मैं बोल रहा था कि प्रीवियस वीडियो में कि सेल्फ असेसमेंट टैक्स जो एसएससी अपने आप टैक्स कैलकुलेट करे और जो जो उसने अपना टैक्स पेमेंट किया है या टीडीएस डिडक्ट हो गया है उसको एडजस्ट कर ले और उसके बाद टैक्स पेमेंट कर दे। इसमें दो नए एडिशन 2019 एक्ट में आए हैं। एक तो सर एनी रिलीफ ऑफ टैक्स क्लेम अंडर सेक्शन 89, दैट मीन्स अब सेल्फ असेसमेंट टैक्स में रिलीफ का बेनिफिट भी मिलेगा। अगर तुम्हें याद होगा एक सेक्शन 89 का रिलीफ डिस्कस हुआ था सैलरी चैप्टर में, और सैलरी चैप्टर में बात हुआ था कि सर किसी का टैक्स ज़्यादा है क्योंकि उसे एरियर्स ऑफ सैलरी मिला जो ड्यू बेसिस में टैक्सेबल नहीं हुआ था, अब रिसीट बेसिस में टैक्सेबल होगा, तो उनको वो एडिशनल टैक्स का रिलीफ मिलता था। तो अब अगर रिलीफ भी सेल्फ असेसमेंट टैक्स से एडजस्ट होगा। और पॉइंट नंबर 4 भी नया है जिसमें कि अगर तुम्हें याद होगा कि 115 जेसी में हमने डिस्कस किया था कि सर नॉन कॉर्पोरेट एसएससी को ऑल्टरनेटिव मिनिमम टैक्स देना। 115 जेसी के प्रोविजन में अगर वो ऑल्टरनेटिव मिनिमम टैक्स पेमेंट करते हैं, ऑल्टरनेटिव मिनिमम टैक्स में जो पेमेंट कर रहे थे, इवन दो उनका टैक्स लायबिलिटी कम था, फिर भी उन्हें थोड़ा ज़्यादा टैक्स पेमेंट करना पड़ता था 115 जेसी में। 115 जेसी के वीडियोस तुम्हारे साथ अलग से शेयर किए गए हैं, डिस्कस किया गया ना। वो जो एक्स्ट्रा टैक्स पेमेंट हुआ था उसका सेट ऑफ जो तुम्हें क्रेडिट मिलेगा वो कवर्ड है 115 जेडी में। दैट मीन्स तुम सेल्फ असेसमेंट टैक्स कैलकुलेट करते वक्त जो तुमने 115 जेसी में एडिशनल टैक्स पेमेंट किया था उसका क्रेडिट तुम 115 जेडी में ले सकते हो और उसको अपने सेल्फ असेसमेंट टैक्स कैलकुलेट करते वक्त भी एडजस्ट कर सकते हो। तो अपार्ट फ्रॉम ये दो पॉइंट जो मैंने वीडियो में अभी कवर किए हैं, और ये दो पॉइंट मैं ऐड कर दे रहा हूँ उस वीडियो में ताकि ये तुम्हारा कंप्लीट वीडियो हो जाएगा 2019 एक्ट के हिसाब से। तो सेल्फ असेसमेंट टैक्स जो एसएससी खुद पेमेंट करे, उसका टैक्स लायबिलिटी वो खुद कैलकुलेट करे, जिसमें से अपना टैक्स पेड माइनस कर दे, टीडीएस एंड टीसीएस माइनस कर दे, रिलीफ एडजस्ट कर ले, और जो उसने ऑल्टरनेटिव मिनिमम टैक्स में 115 जेसी सेक्शन में जो एडिशनल टैक्स दिया था उसका भी एडजस्टमेंट क्रेडिट कैरीड फॉरवर्ड में एडजस्टमेंट ले ले, तो उसके बाद जो टैक्स आएगा वही तुम्हारा सेल्फ असेसमेंट टैक्स होगा। एसएससी शैल बी लायबल टू पे सच टैक्स टुगेदर विद इंटरेस्ट। तो तुम्हारा टोटल टैक्स लायबिलिटी निकालोगे, 15,000 आया, ऑलरेडी तुमने 10 से एडवांस टैक्स जिक्र करा था, 2000 टीडीएस था, तो अब कितना पेमेंट करना है? 3,000। इंटरेस्ट एंड फीस, दैट मींस अगर तुमने एडवांस टैक्स डिले किया तो तुम्हें 234 सी लग जाएगा। फिर तुम मार्च तक 100% नहीं किए और उसका रूल हम लोग पढ़ेंगे तो 234 बी लग जाएगा। अब बिफोर फाइलिंग ऑफ रिटर्न तुम इंटरेस्ट के साथ डिपॉजिट कर दो वो टैक्स, दैट इज व्हाट कॉल्ड सेल्फ असेसमेंट टैक्स। और कुछ डिले हो गया, तुमने डेट के बाद फाइल किया तो वो पेनल्टी सेल्फ असेसमेंट। विद द अमाउंट पेड बाय द असेसमेंट सेक्शन 140A1 fall short of the aggregate of tax, interest and fees as aforesaid, the amount so paid shall first be adjusted towards the fees payable and thereafter towards interest and the balance shall be adjusted towards tax payable। वो बोले जो तुमने पेमेंट किया है पहले हम उसको ये एज्यूम करेंगे कि तुम्हारा वो इंटरेस्ट एंड पेनल्टी अगर लगा तो, और तुमने नहीं पेमेंट किया तो बाकी जो बचा वो टैक्स है, और उसके बाद जो नहीं पेमेंट किया वो भी आउटस्टैंडिंग है, वो टैक्स भी वसूलेंगे विथ इंटरेस्ट। समझ गए? तो ये सर सेल्फ असेसमेंट टैक्स पेड कैलकुलेटेड हिमसेल्फ टू द डिपार्टमेंट। बस इतना ही पढ़ लेने से फाइलिंग ऑफ रिटर्न कंप्लीट, एंड इसके बियॉन्ड कुछ क्वेश्चंस नहीं आते, मतलब बेस्ड ऑन दिस प्रोविजन